अमेरिकी बाजारों में सीमित दायरे में कारोबार, हालांकि ऊंचाई पर पहुंचा नैस्डैक। शानदार नतीजों के दम पर यूरोप में 2.5% तक का उछाल। एशियाई बाजारों की मिली जुली शुरुआत, एसजेएक्स निफ्टी मामूली हरे निशान में। आदित्य बिरला ग्रुप में रिस्ट्रक्चरिंग की बड़ी योजना, नॉन फाइनेंशियल कारोबार के लिए बनेगा अलग होल्डिंग कंपनी। एबी नुवो में आएगा पूरा फाइनेंशियल कारोबार। नेटवर्क 18 की एक्सक्लूसिव खबर। M&M के नतीजे आज, मुनाफे में 7% और आय में 13% बढ़त का अनुमान। वित्त वर्ष 2017 के लिए ट्रैक्टर्स बिजनेस के गाइडेंस पर रहेगी नजर। ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा महंगा, जुर्माना 10 गुना बढ़ने पर विचार। रिकॉल के भी बदलेंगे नियम। लोकसभा में पेश हुआ मोटर व्हीकल संशोधन विधेयक। और हॉकी में भारत की एक और शानदार जीत, अर्जेंटीना को 2-1 से हराया। 1980 के बाद पहली बार ओलंपिक हॉकी के क्वार्टर फाइनल में। फाइनली ओलंपिक से कुछ बेहतर खबरें आती हुई दिख रही है हिंदुस्तान के लिए। और उम्मीद करें कि कल की गिरावट के बाद भारतीय बाजार आज संभलने की कोशिश करें। ग्लोबल मार्केट शांत है, खामोश है। ऐसे में क्या हो आपकी रणनीति और क्या हम 8600 को होल्ड कर पाएंगे, ये है बड़ा सवाल। इसका लेंगे जवाब। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत खई। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो खास मेहमान, PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले और नॉक्स वेंचर्स के एमडी और सीईओ विजय चोपड़ा भी। इनसे हम जानेंगे कौन से वो स्टॉक्स एंड सेक्टर्स हैं जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे आज, और इनके टॉपिक्स भी आपके सामने पेश करेंगे कुछ ही देर में। लेकिन देखिए, सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी किस तरह के संकेत दे रहा है। घंटे भर के पहले 3-4 पॉइंट 5 पॉइंट ही ऊपर था। थोड़ी सी बढ़त देखने को मिल रही है एसजीएक्स निफ्टी में, अब करीब 13 अंक की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ। एशियाई बाजार मिक्स्ड हैं। यूएस के बाजारों में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन पॉजिटिव साइड पर नैस्डैक ने एक नया लाइफ हाई जड़ा है, तो ये अच्छी खबर। और यूरोप के बाजार भी स्टेबल है। तो स्टेबल क्यूज हैं आज अगर आप देखें, लेकिन थोड़ा सा कंसोलिडेशन के मोड में दुनिया भर के बाजार। क्या भारतीय बाजारों में भी यही मोड देखने को मिलेगा? आज के दिन किस तरह से अप्रोच करेंगे ये बताइए। सबसे पहले स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए अगर तेजी का ध्यान हो, क्योंकि आप कहते हैं अगर स्टॉप लॉस पता हो तो पैसा बन सकता है। बिल्कुल है मतलब, और वो स्टॉप लॉस बहुत क्लियरली डिफाइंड है, कहीं कोई डाउट नहीं। 8600 क्लोजिंग बेसिस पर 10 पॉइंट नीचे रख ले, 8590। थोड़ा सेफ रहना चाहिए कि एग्जैक्टली आप लगाते हैं तो 8600 के नीचे जब तक बंद ना हो तब तक घबराने की जरूरत नहीं है। और देखिए, इन लेवल्स पर उतार चढ़ाव बढ़ेगा, ये होगा ही। स्ट्रेट लाइन में बाजार बढ़ नहीं सकता। लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ी नजर में रखने की जरूरत है वो ये कि ग्लोबल मार्केट्स टूट नहीं रहे, शांत हैं। और आप उम्मीद कर सकते हैं हर रोज डाउन नहीं बढ़ सकता, लेकिन ओवरऑल आप देखिए, चलिए 2 दिनों से डाउन ने कुछ नहीं किया। एक दिन 20 पॉइंट नीचे, एक दिन 5 पॉइंट ऊपर। लेकिन आप देखिए यूरोप कितना मजबूत है। जिस यूरोप की वजह से सबको चिंताएं थी ब्रेक्जिट को लेकर, वो यूरोप लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है। एशिया किधर कमजोर है, आज फिर से देखिए बाजार मजबूती के साथ हांगकांग आधा % हो गया। तो जब तक ग्लोबल मार्केट्स बड़ी कमजोरी नहीं दिखाए तब तक भारतीय बाजारों में एक आध दिन में जो करेक्शन आएगा उसमें खरीदारी होगी। तो अगर एक डायरेक्शनल ट्रेड लेना है तो मैं कहूंगा कि गिरावट में खरीदारी ही करनी चाहिए। अब भी मैं 8600 के नीचे बंद होने के पहले, और वो भी सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए तो स्टॉप लॉस और भी दूर बनता है, और वो 8500 का है, तो उसमें काफी वक्त है। हम उसे शायद ना देखें बहुत जल्दी। तो 8600 के स्टॉप लॉस को ध्यान में रख के निफ्टी में खरीदारी करें। 8625, 8650 की रेंज में निफ्टी मिले तो बहुत ही बेहतरीन, वहां पर ज्यादा अच्छा होगा। 8700, 8725 ये एक पहला टारगेट हो सकता है इसके पार निकलने के बाद। और अगर 8700 के ऊपर की क्लोजिंग फिर से मिल जाए तो बाजार और मजबूत होंगे, ये एक ट्रेड हो सकता है। लेकिन बहुत ही एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं जो उतार चढ़ाव को ट्रेड करना चाहें तो उनके लिए एक बोल्ड कॉल 8725 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ना करें तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपको ट्रेड करना ही है शॉर्ट साइड पर तो एकदम छोटे स्टॉप लॉस के साथ करना है और छोटे मुनाफे के लिए, और वो होगा 8650 के आसपास का टारगेट। बैंक निफ्टी फॉर ए चेंज, कल काफी दिनों बाद बैंक निफ्टी ने कम कमजोरी के संकेत दिए निफ्टी के मुकाबले में, और डेटा में हम आगे डिस्कस भी करेंगे जब वायदा कारोबार के डेटा आएंगे। तो फिलहाल बैंक निफ्टी में बहुत छोटा स्टॉप लॉस है और एक मौका तेजी का ज्यादा नजर आ रहा है, और वो होगा 18800 का। ऊपर 19050, 19150, ये 2 लेवल है जिसके लिए बैंक निफ्टी में खरीदारी की जा सकती है। और बहुत एग्रेसिव कॉल लेना चाहें तो बेहद छोटे स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट साइड पर न ले तो भी चलेगा, लेकिन किसी को मंदी करनी है तो उसका स्टॉप लॉस छोटा 19050 का होना चाहिए, 18800, 18600 के लेवल के लिए। तो ट्रेडिंग के मौके दोनों तरफ बन सकते हैं, लेकिन अगर एक डायरेक्शनल कॉल के तौर पर ट्रेड करना है तो कल के तमाम संकेतों के बावजूद पॉजिटिव साइड पर ट्रेड करना चाहिए। यही वजह आज देखिए ग्लोबल संकेत मैंने न्यूट्रल लिए, FIs के संकेत बड़े दिनों बाद न्यूट्रल लिए,
एफएनओ न्यूट्रल है और डोमेस्टिक फंड्स के संकेत नेगेटिव साइड पे है। तो न्यूट्रल साइड पर संकेत ज्यादा है, लेकिन एक बड़े ट्रिगर को ध्यान में रखना है और वो ये कि जब तक ग्लोबल मार्केट्स कमजोर ना हो आप मंदी के मूड में मत आइए। बिल्कुल, तो पेसिमिज्म की जरूरत नहीं है, कॉशियस रहिए, स्क्रीन के साथ जुड़े रहिए और स्क्रीन का मतलब सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़े रहिए। हम आपको बताएंगे समय समय पर किस तरह के मूव्स आपको दिन के दौरान भी लेने हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उनसे पूछते हैं आज वो कैसे भारतीय बाजारों को अप्रोच कर रहे हैं। वागले साहब रोज की तरह स्टूडियो में हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग, बताइए तेजी करनी चाहिए आज भी या कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिसको बाजार रिस्पेक्ट करता हुआ दिखेगा, उस पर नजर है आपकी? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। एक्चुअली कल 3 बजे को जो निफ्टी कॉल है तभी जब मार्केट गिर रहा था तभी भी मैंने कल तेजी का दिया था, तो आज तेजी नहीं करने का कोई सवाल ही नहीं है, तेजी ही करनी चाहिए। इनफैक्ट मेरा स्टॉप लॉस अनिल जी से थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव रहेगा, 8650 निफ्टी फ्यूचर्स का स्टॉप लॉस रहेगा ऑगस्ट फ्यूचर्स, और मुझे लगता है 8790 8800 आना चाहिए। बैंक निफ्टी 18900 19250 ये मेरा रेंज रहेगा, मुझे लगता है 19250 आज नहीं तो कल आ जाना चाहिए। ओके, 19,250 ये निफ्टी बैंक निफ्टी पर लक्ष्य और निफ्टी पर भी तेजी करने की राय। तो करेक्शन में घबराए नहीं, खरीदारी करें, लेकिन खरीदारी कहां करनी ये एक बड़ा सवाल है और इसी का जवाब लेते हैं। हमारे साथ एनॉक वेंचर्स के विजय चोपड़ा साहब कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। चोपड़ा साहब, आज के लिए कोई आपकी टॉप पिक के तौर पर स्टॉक जो आपने चुनाव बताइए। मुझे लगता है टाटा पावर एक ऐसा स्टॉक है जिसमें और तेजी बननी चाहिए। कल भी हमने कुछ तेजी इसमें देखी। कल का जो क्लोजिंग प्राइस था करीब 75 रुपये 40 पैसे पे था और मुझे लगता है कि इसको 79 के टारगेट के लिए 79-80 रुपये के लिए खरीदा जा सकता है और एक स्टॉप लॉस जरूर रखें 70 रुपये का, ये मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि पावर क्षेत्र में जितनी भी कंपनीज हैं, आरईसी है, पीएफसी हैं, उन सभी में कुछ कुछ तेजी देखने को मिली। इवन एनएचपीसी जैसे स्टॉक में भी कुछ तेजी देखने को मिली। तो मुझे लगता है पावर क्षेत्र कुछ एक्शन में रहना चाहिए आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। बिल्कुल, कल क्या जबरदस्त मोमेंटम में था ये पूरा का पूरा सेक्टर, जहां बाजार में थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रही थी। अब तक इस सेक्टर ने कुछ खास अच्छा प्रदर्शन दिखाया नहीं है और अब यहां पर कल से हमने पहले दिन तेजी बनती हुई देखी, वो बरकरार रह सकती है। टाटा पावर के ऊपर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए, यह विजय चोपड़ा की राय। लेकिन हमारे दूसरे एक्सपर्ट की क्या राय है ये भी हम आपको बताएंगे, कौन से उनके पिक्स हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं एफआईआईज और डीआईआईज की, कैश मार्केट के खरीदारी और बिकवाली के आंकड़े पर। बिकवाली तो डीआईआईज करने के मोड में थे, वो बरकरार हैं, लेकिन एफआईआईज की खरीदारी थोड़ी सी धीमी पड़ती हुई दिख रही है और सही बात भी है। इतनी जबरदस्त तेजी के बाद थोड़े अगर वो धीरे पने, घबराने की बात तो नहीं है, या आपको लगता है कि थोड़े कॉशियस होने चाहिए? 4 डिजिट की बाइंग के बाद अब 3 डिजिट का बाइंग का फिगर आया कल। कमेंट्री में कोई खास फर्क नहीं जो कल हमने कहा था। कल हमने यही कहा था कि देखिए आपको स्टॉक फ्यूचर्स की बिकवाली से थोड़ा डरना चाहिए ऊपर के लेवल से। कल आप देखिए निफ्टी ने इंट्राडे में एक नया हाई बनाया था साल का, क्योंकि कल जल्दी हम कमजोर हो गए तो उस आंकड़े पर नजर गई नहीं और वो था 8,728 का और परसों का आंकड़ा 8,723 का। तो एक हाई बना जरूर था, यानी कि पुराने हाईस के पास पहुंचे, थोड़े पार निकले, टिके नहीं। वजह कल भी हम ये बता रहे थे कि ऊपर के लेवल पे आपको खरीदारी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि एफआई स्टॉक फ्यूचर्स में भारी भरकम बिकवाली कर रहे हैं। कल के जो आंकड़े हैं वो परसों से भी ज्यादा खराब है और इसीलिए मैंने बड़े दिनों के बाद एफआई के आंकड़ों को न्यूट्रल कहा है। 1122 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स की बिकवाली काफी बड़ी है। फिर वही कहूंगा, वही संकेत है आपके लिए। अगर आप ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं जहां नतीजे आने वाले हैं, आए हैं, एफआई की होल्डिंग है, निफ्टी के दिग्गज स्टॉक्स हैं या वायदा कारोबार के लिक्विड स्टॉक हैं, वहां पर अगर जरा भी खराब खबर है तुरंत निकल जाएगी, क्योंकि एफआईज की बिकवाली वहीं पर होती हुई दिखे, तो वहां आपको सावधान रहना है। दूसरी बात, कैश मार्केट के स्टॉक्स में डोमेस्टिक फंड्स की तरफ से 500 से 800 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा रोज आता दिख रहा है, तो कैश मार्केट के स्टॉक्स में भी थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। इंडेक्स को लेकर अभी भी घबराने की जरूरत नहीं। तो होगा क्या ऐसे में? कभी कोई सेक्टर आकर इंडेक्स को सहारा देने की कोशिश करेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक करेक्शन आपको इस बाजार में मिलेगा और वो दिख रहा है। तो ऐसे में 156 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स की खरीदारी एफआईज की, ये बता रही कि बाजार बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं, लेकिन अगर आप गलत स्टॉक में हैं तो फिर आपके लिए पैसा बनाना मुश्किल है। 838 करोड़ के ऑप्शंस भी एफआईज ने खरीदे हैं और इन ऑप्शंस में कुछ हद तक पुट ऑप्शन में खरीदारी होती हुई दिखी है। तो ये एक थोड़ा सा संकेत ये कह सकते हैं कि एफआईज वायदा कारोबार में कोशिश होते हुए दिख रहे हैं। अब ये आंकड़े 1-2 दिन और रह गए तो मुझे चिंता होगी, फिर मैं ये कहूंगा कि 8,600 को होल्ड करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि एफआईज अगर बिकवाली की शुरुआत करते हैं तो पहले वो वायदा कारोबार से करते हैं, खरीदारी की शुरुआत भी करते हैं तो पहले वायदा कारोबार से करते हैं। तो स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली का आंकड़ा थोड़ा सावधानी की तरफ संकेत दे रहा है। अभी तक वो संकेत नहीं है
कि आप यू टर्न ले लें बाजार को और मान लें कि तेजी खत्म हो गई, क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर्स अभी भी खरीदे जा रहे हैं। जब ये दोनों आंकड़े बिकवाली के होंगे, फिर भले ही आपको कैश मार्केट में खरीदारी का आंकड़ा दिखे, तब आप ये कहेंगे कि मंदी की शुरुआत हो रही है या फिर करेक्शन बड़ा आने वाला है। फिलहाल सावधान रहने के संकेत इन आंकड़ों से है बस। चलिए, तो कॉशियस जो हम कह रहे थे आपको रहना चाहिए, ये आंकड़े तो कम से कम इसी ओर इशारा कर रहे हैं। और हमने देखा कल 29 जुलाई के बाद सबसे छोटा आंकड़ा FIIs की खरीदारी का कैश मार्केट में नजर आया। तो देखना होगा आज ये FIIs क्या करते हैं और कल सुबह हम आपको बताएंगे उनकी तरफ से किस तरह की पोजीशंस बनी है। लेकिन अनिल से पूछेंगे कुछ ही देर में FNO से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। पहले जानते हैं वागले जी से कि उनका आज का टॉप पिक क्या है। वागले साहब बताइए। हेमंत, कल एक्साइड में काफी लास्ट 1-1.5 घंटे में जो बाइंग हुई है, मुझे ये संकेत मिल रहा है कि आज भी वो बाइंग बरकरार रहेगी। इनफैक्ट ये हमारा BTST था, तो मैं इसको आज के लिए, आज या कल के लिए 174 के स्टॉप लॉस से रिकमेंड करूंगा बाय करने के लिए, और मेरा टारगेट होगा 186। ओके, तो एक्साइड वो स्टॉक है जो कल स्टॉक ऑफ द डे था, सेकंड हाफ में काफी अच्छी तेजी दिखा रहा था। विजय जी ने भी इस शेयर को खरीदारी करने की राय कही है। कल नालंदा फंड ने यहाँ पर हिस्सेदारी बेची है, कुछ बड़े म्यूचुअल फंड्स ने, HNI इन्वेस्टर्स ने हिस्सेदारी खरीदी है। विस्तार से इस शेयर पर चर्चा करेंगे अपने फंडामेंटल एक्सपर्ट से भी हम कार्यक्रम में आगे, और बताएंगे आपको क्यों खरीदारी हो रही है, आगे का आउटलुक क्या है स्टॉक का। लेकिन FNO से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, ये बताइए। संकेत बहुत बदलाव वाले नहीं है, लेकिन हेमंत एक अच्छा संकेत जो दिख रहा है वो है कि बैंक निफ्टी में उतनी कमजोरी नहीं दिख रही। इंटरेस्टिंग बात क्या है, कल बैंक निफ्टी में 1,15,000 शेयर ओपन इंटरेस्ट में जुड़े हैं, बड़े दिनों बाद इतना एडिशन हुआ। अच्छा, और बैंक निफ्टी गिरा नहीं है, मैच 6 पॉइंट नीचे बंद हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि बैंक निफ्टी पॉजिटिव बंद हुआ है। पॉजिटिव क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सेंसेक्स निफ्टी के मुकाबले में वहां पर मजबूती थी। अब निफ्टी में देखिए कल के सेशन में कहीं कोई ओपन इंटरेस्ट में बदलाव नहीं, मुश्किल से 30,000 शेयर कम हुए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह कि FIs निफ्टी में तेजी की पोजीशन कम कर रहे हैं, कुछ शॉर्ट्स बना रहे हैं, क्योंकि प्रीमियम भी घटी है। देखिए 31 पॉइंट से घटकर 24 पॉइंट पर प्रीमियम आई, तो निफ्टी में शॉर्ट्स बने, बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बनी है पॉलिसी के बाद। और अगर बैंक निफ्टी नहीं गिरता है, बैंक निफ्टी मजबूती के संकेत देना शुरू करता, तो ये बाजार की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि आप देखिए निफ्टी ने 3 बार और नया हाई बना दिया है, लेकिन बैंक निफ्टी अपने 19,158 के हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट 19,000 के ऊपर ही नहीं टिक पा रहा है। तो बैंक निफ्टी की मजबूती आना बहुत जरूरी है अगर बाजार को ऊपर चलना है। ये पहला संकेत ना बैंक्स के, अगर ये अच्छे आ जाते नहीं तो शायद अच्छी तेजी बन जाती है। और कल भी देखिए बाजार बंद होने के बाद यूको बैंक, IOB, यूनाइटेड बैंक क्या कमजोर नंबर्स इन्होंने पेश किए हैं। नजरें रहेंगी अब SBI के ऊपर। देखिए वही शायद ट्रेंड डिसाइडर होगा कि SBI मैनेज कर पाता है या नहीं, और अगर SBI कर पाए तो फिर आप बैंक निफ्टी से एक ब्रेकआउट और निफ्टी पे तेजी देखेंगे, नहीं तो शायद। तो बैंक निफ्टी अल्टीमेटली की है, कल भी था, आज भी बैंक निफ्टी आपके लिए ज्यादा अहमियत वाले संकेत देगा। पुट कॉल रेशियो बहुत कंफर्टेबल है 0.98 पर, तो वायदा कारोबार के संकेतों को न्यूट्रल मानकर चलें। निफ्टी और बैंक निफ्टी में पेयर ट्रेड करें, वो ज्यादा सही होगा अगर करना है तो। लेकिन लग ये रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट बाजार में ज्यादा रहेगा, और उस लिहाज से निफ्टी और बैंक निफ्टी के बाहर एक्शन ज्यादा है, वहीं पर ट्रेडिंग के मौके बेहतर। चलिए, तो कौन से स्टॉक्स हैं फिर जो आज अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे या फिर कमजोर प्रदर्शन दिखाएंगे? स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर रहने वाला है, बताएंगे हम आपको कुछ ही देर में वो तमाम शेयर जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं 5 दिग्गज टेक्निकल एक्सपर्ट्स आज निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय दे रहे हैं, और स्क्रीन पर उनकी राय आती हुई AK प्रभाकर कहने बेचकर चलिए 8,540 का टारगेट है, 8,745 यानी 8,745 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर लगाना चाहिए। लेकिन हेमन कपड़िया खरीदना चाहते हैं निफ्टी 8,670 के लेवल के आसपास, उनका स्टॉप लॉस कल के लोस पर 8,645 के आसपास, 8,720 उनका लक्ष्य ऊपर की तरफ। और विकास जो है वो हेमेन के साथ है निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के, वो कह रहे हैं कि तेजी करनी चाहिए, 8,740 का टारगेट, 8,630 का स्टॉप लॉस भी। लेकिन रजत बोस की राय है बिकवाली की ऊपर में 8,700 के आसपास, अब वो लेवल मिलने चाहिए। 8,700 के आसपास बेचना चाहते हैं, स्टॉप लॉस 8,745 का उनका भी है, टारगेट 8,620 और 8,580, ये 2 लेवल दिए रजत ने नीचे की तरफ। वैशाली पारेख देखिए प्रभुदास लीडर की, वो कह रही है कि तेजी में ही पैसा बनेगा, 8,720 का टारगेट दे रही हैं वो। निफ्टी में 8,630 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। तो 5 एक्सपर्ट्स की राय आपकी स्क्रीन पर, 5 में से 3 बुलिश और 2 बेयरिश। और इनकी राय के मुताबिक जो रेंज निकल कर आ रही है, नीचे सपोर्ट है निफ्टी पर 8,630 पर, ऊपर की तरफ बाजार कहीं रुकेगा तो वो होगा 8,730। तो बेसिकली ये 100 पॉइंट की रेंज हमारे 5 एक्सपर्ट मिलकर देख रहे हैं निफ्टी पर 8,630, 8,730। वक्त एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फोकस होगा निफ्टी के बाद स्टॉक्स।
कौन से वो स्टॉक्स जो दिखाएंगे आज दमदार प्रदर्शन नतीजों या फिर खबरों के दम पर, तो बताएंगे आपको 5 का पंच टॉप 5 स्टॉक्स इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वक्त हो गया अब ये जानने का कि कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर होने चाहिए, क्योंकि वो खबरों में, सुर्खियों में। एप्टेक ये कंपनी रहेगी एक्शन में, और यहां पर आज खबर आई कि बड़े सौदे के जरिए राकेश झुनझुनवाला, बाजार के बिग बुल ने छोटी क्वांटिटी सही लेकिन 7 लाख शेयर खरीदे 91 रुपए 62 पैसे के दाम पर। राइट, और नजर रखिए आज केमिकल रिलेटेड शेयरों पर, फर्टिलाइजर शेयरों पर। जी हाँ, दीपक नाइट्रेट ये एक ऐसी कंपनी है जो सोडियम नाइट्रेट बनाने का काम करती है और देश की सबसे बड़ी कंपनी है नाइट्रेट बनाने का जो काम करती है। उसके लिए अच्छी खबर ये आती हुई कि चाइना से इंपोर्ट होने वाले सोडियम नाइट्रेट के ऊपर मियाद जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी की, वो 1 साल के लिए और बढ़ा दी गई है। साथ ही नोसिल एक और ऐसी कंपनी है जिसके लिए जो रबड़ केमिकल बनाती है देश की सबसे बड़ी कंपनी, उसके लिए भी जो है वो मियाद बढ़ा दी गई है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज, खबर यह है कि परसों यानी कि 12 अगस्त को बोर्ड बैठक होगी जिसमें प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पर विचार किया जाएगा। आईजीएल पर रखिए नजर। अब तक दिल्ली एनसीआर में ये सेवाएं दे रही थी सीएनजी पीएनजी के, और अब आप देखिए इनके लिए हरियाणा से अच्छी खबर आती हुई। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा में ये इकलौती कंपनी है जिसको लाइसेंस दिया है पीएनजीआरबी ने, और ये कामकाज वहां पर शुरू करेंगे। आईजीएल के शेयर पर नजर होनी चाहिए तेजी की साइड पर। छोटे मझोले सरकारी बैंक्स की तरफ से कमजोर नतीजों का सिलसिला बरकरार है। यूनियन और आंध्रा के बाद और कमजोर नतीजे आए। कल बाजार बंद होने के बाद यूको बैंक, आईओबी, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये तमाम बैंक ऐसे जिन्होंने खराब नतीजे पेश किए। एसेट क्वालिटी खराब होती दिख रही। खासतौर से यूको बैंक देखिए, नेट एनपीए 10% पर, ग्रोस एनपीए 17% पर। आईओबी के भी यही हाल है, बुरे रिजल्ट आते हुए दिखते हैं। इन कमजोर नतीजों के बाद देखना है आज स्टॉक्स फिर से फिरते हैं। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं विजय चोपड़ा साहब और संदीप वागले साहब, और अब फोकस करते हैं कुछ उन स्टॉक्स पर जहां पर आज खबरों के दम पर एक्शन दिखने वाला है। सबसे पहले तो एप्टेक, जहां पर बाजार के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला ने कल 7 लाख शेयर खरीदे 91-92 रुपए के आसपास। चोपड़ा साहब क्या कहेंगे, शेयर पसंद है आपको, खरीदारी करनी चाहिए इन लेवल्स पर? मुझे लगता है कि एप्टेक का एक जमाना था जब कंप्यूटर एजुकेशन में वो काफी अग्रणी लेवल पे थे, पर अब मुझे लगता है कि उनको अपना पूरा बिजनेस मॉडल रिवैम्प करना पड़ेगा, क्योंकि इतना कुछ ऑनलाइन एजुकेशन के आसपास हो रहा है। और एप्टेक प्राइमरली मुझे लगता है कि अगर यहाँ से तेजी भी होती है तो बहुत ज्यादा तेजी में नहीं देखता। हो सकता है आपको 100-105 का लेवल मिल जाए, मगर यहाँ से कोई मल्टीबैगर बनने वाला है एप्टेक, ये मुझे ऐसा नहीं लगता। अनिल जी, चलिए, तो राकेश झुनझुनवाला जी जो इस कंपनी के खुद चेयरमैन भी हैं, 45% हिस्सेदारी रखते हैं और खरीद रहे हैं। क्रीपिंग एक्विजिशन कहा जाएगा जब प्रमोटर्स हिस्सेदारी खरीदते हैं। ये बताइए चार्ट्स पर देखकर कैसा लगता है? इस हफ्ते अगर आप देखें 35% की जोरदार तेजी देखी जा चुकी है। काफी समय के बाद जो राकेश झुनझुनवाला वाले शेयर हैं, जो कहते हैं डेल्टा कॉप, देखिए कई सालों तक नहीं चला और वो 52 वीक हाई पर। एप्टेक का भी बिल्कुल वैसा ही हाल है, कई दिनों तक नहीं चला और अब चला है तो एक ही हफ्ते में 35% के रिटर्न। जिन्होंने कल शेयर खरीदे वो क्या करें, और आज भी क्या यहाँ पर नई तेजी करनी चाहिए? हेमंत, मैं 1-2 दिन का व्यू इसमें नहीं दे सकता हूं क्योंकि वो वर्क नहीं करेगा। ये ऐसा स्टॉक है जो कुछ कम से कम 3-4 हफ्ते का व्यू लेना चाहिए। अभी 93 में ये हो सकता है कि 5-7-8% करेक्ट हो, तो उसमें ऐड करना चाहिए, लेना चाहिए। मुझे लगता है 110 तक इसका मेरा टारगेट होगा, और लॉन्ग टर्म मैं विजय जी के साथ सहमत हूं, उससे ऊपर शायद ना चले जाए। अगर 110 के ऊपर मंथली क्लोज आ जाता है तो फिर 150-160 भी जा सकता है, बट वो कंडीशनल कॉल होगा। तो कंडीशनल कॉल होगा यहाँ पर अगर आप खरीदारी करना चाहें तो। एक और स्टॉक जो आपने एक्चुअली मैं पूछना ही चाहता था, और कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं यहाँ पर डाउनग्रेडिंग वाली, जो हम विस्तार से थोड़ा आगे बताएंगे। ल्यूपिन आपने अपनी टॉप ट्रेडिंग पिक के तौर पर लिया, और वो भी बिकवाली के लिहाज से। तो क्या कल नतीजों के बाद में कुछ बड़ी मंदी के संकेत दिख रहे हैं लुपिन में कि आप अब भी बेचना चाहेंगे जब ये 5% कल फिसला है? अनिल जी, ये कल हमारा एसटीबीटी था। तो आज और कल में मुझे लगता है 4 से 5%, शायद 7 से 8% और मंदी आ सकती है।
लेकिन वहां से वन वे गिरेगा या 1200 1100 इतना लंबा मेरा मंदी का व्यू नहीं है। अराउंड 1550 1548 का मेरा टारगेट है, 1641 का स्टॉप लॉस है, तो वहां पे मैं कवर करूंगा या तेजी करने की सोचूंगा। ओके, ल्यूपिन में बिकवाली करने की राय हमारे एक्सपर्ट्स की है और कल का एसटीबीटी कॉल तो यहाँ पर आज नीचे खुले तो कवर करने की बात, लेकिन बड़े ब्रोकरेज हाउसेज यहाँ पर बेरिश होते हुए नतीजों के बाद। ये बताइए विजय जी, आपने कहा टाटा पावर खरीदना चाहिए, एक्साइड बागले साहब भी कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं, फंडामेंटल्स कैसे लगते हैं कंपनी के? कल की ब्लॉक डील के बारे में भी बताइए, क्या वो चीज आपको अट्रैक्ट ज्यादा कर रही है? एचएनआईज ने खरीदा, म्यूचुअल फंड्स ने खरीदा, क्या वजह है इसको आज चुनने के लिए? देखिए, ओईएम्स में अगर आप देखें एक्साइड, मुझे लगता है कि दो तीन ही बड़े नाम है, अमरा राजा है, एक्साइड है, और एक्साइड आई थिंक पिप्स ओवर अमरा राजा इन सम एरियाज। बहुत पुरानी कंपनी है, ओईएम्स में बहुत स्ट्रांग नाम है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है कि स्टॉक काफी टाइम तक नीचे के लेवल्स पे कंसोलिडेट करता रहा है। और ओवरऑल क्योंकि केवल नई गाड़ियों की बात नहीं है, रिप्लेसमेंट मार्केट में भी एक्साइड बहुत स्ट्रांग है, तो उसके चलते हुए मैं अभी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में काफी बुलिश हूं इस स्टॉक पर, और मुझे लगता है कि ऊपरी लेवल्स ये जरूर दिखाएगा, और हो सकता है कि ये 200 के पार जाते हुए दिखे। ओके, तो ये है राय एक्साइड पर। और कल नालंदा फंड ने बेचाया, लेकिन समझाया जा रहा है कि बाजार के कई दिग्गज इस स्टॉक में एंट्री करते हुए दिखे और उन्होंने खरीदारी की। कल 170 रुपए के आसपास बड़ा सौदा हुआ और उसके बाद दिखे स्टॉक लगभग 10 रुपए निचले स्तरों से उछलाया। आखिरी 1 घंटे का एक्शन देखिए, क्या एक्शन जबरदस्त, और क्या स्टॉक में रिकवरी, और एक शायद ब्रेकआउट वाले संकेत आते हुए दिख रहे हैं चार्ट्स पर। कुछ ऐसा कहेंगे एक साइड में? आपने तो खैर राय दे ही दी अपनी खरीदारी करने की, तो देखते हैं आज 180 के ऊपर क्लोज होता है तो फिर एक नई तेजी की जगह बनती हुई दिखेगी। तो ये स्टॉक एक्शन में आज रेडार पर रहना चाहिए, लेकिन रहना चाहिए सरकारी बैंक जो सुधरते नजर नहीं आ रहे नतीजों के लिहाज से। क्या राय हो, क्या रणनीति हो, कैसे ट्रेड करें, बताएंगे इसके बाद। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं विजय चोपड़ा साहब और संदीप वागले जी, और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल वाया ग्लोबल के विवेक गुप्ता, जो आज देंगे हमें वायदा कारोबार की स्ट्रेटेजी, और साथ ही पूजा त्रिपाठी हमारे साथ हैं हमेशा की तरह ढेर सारी रिपोर्ट्स लेकर। तो पूजा, पहले तो आप ये बताइए, आज जो एफआईएस की बहुत सारी रिपोर्ट्स आई, उसमें सबसे पहले ल्यूपिन बताइए, कैसी रिपोर्ट्स आई आज? जी, ल्यूपिन पे काफी सारे ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है। पहले तो उन रिपोर्ट्स की बात करते हैं जिन्होंने डाउनग्रेड की रेटिंग दी है ल्यूपिन पर। सीएलएसए का कहना है कि एफआई 70 रेटिंग के लिए ईपीएस अनुमान घटा दिया है, 3% और 14% कर दिया है, और रेटिंग भी डाउनग्रेड कर दी है। सेल से अंडर परफॉर्म की रेटिंग यहाँ पर दी है। क्रेडिट स्विस ने भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग अपनी बरकरार रखी है, लक्ष्य 1450 रुपए प्रति शेयर का दिया है। और गोल्डमैन सैक्स ने ल्यूपिन पर लक्ष्य अपना घटा दिया है, 1679 से घटाकर 1638 का दिया है। कुछ ब्रोकरेज हाउस ऐसे हैं जिन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग दी है। जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल की रेटिंग अपनी बरकरार रखी है, लक्ष्य 1650 रुपए प्रति शेयर का दिया है। और नोमुरा ने भी रेटिंग घटाकर न्यूट्रल की दे दी है, लक्ष्य 1873 से घटाकर 1778 का कर दिया है। ड्यूश बैंक ने होल्ड की रेटिंग बरकरार रखी है, लक्ष्य 1666 रुपए प्रति शेयर का दिया है। लेकिन कुछ ब्रोकरेज हाउस यहाँ पर ऐसे भी है जिन्होंने अपनी निवेश की सलाह बरकरार रखी है। इसमें सिटी ने निवेश की सलाह बरकरार रखी है, लक्ष्य 1930 रुपए प्रति शेयर का दिया है। और एम्बिट ने भी निवेश की सलाह बरकरार रखी है, लेकिन लक्ष्य 2% घटा दिया है, 1851 का रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य यहाँ पर दिया है। इसके अलावा लेकिन एक ब्रोकरेज हाउस ऐसा है जिसने ल्यूपिन पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है। आईडीएफसी ने अपनी आउट परफॉर्म की रेटिंग ल्यूपिन पर बरकरार रखी है, लक्ष्य दिया है 1694 रुपीज प्रति शेयर का। ओके, चलिए, तो आईडीएफसी एक लौता ऐसा ब्रोकरेज हाउस जो इसके ऊपर बुलिश, बाकी लोगों ने अगर बुलिश हैं भी तो लक्ष्य तो कम से कम उन्होंने घटाया ही है। ये बात ल्यूपिन की, और हमारे एक्सपर्ट संदीप वागले कह रहे हैं कि ये आज दबाव में रह सकता है, कल उनका एसटीबीटी आइडिया भी था। ये बताइए पूजा, और कौन से ब्रोकरेज हाउसेज हैं जिन्होंने आज रिपोर्ट जारी करी है दूसरे स्टॉक्स पर? जी, अदानी पोर्ट्स पर भी काफी सारे ब्रोकरेज हाउस की राय निकल कर आ रही है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का कहना है कि इंटरग्रुप लोन्स की जो रिकवरी हुई है उससे स्टॉक में एक री रेटिंग देखने को मिल सकती है। बाय की रेटिंग यहाँ पर बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस 256 रुपए प्रति शेयर का दिया है। इसके अलावा सीएलएसए ने भी अपनी बाय की रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट प्राइस 305 रुपए प्रति शेयर का दिया है, यानी कि मौजूदा स्तर से करीब 27% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। इसके अलावा क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग अपनी बरकरार
रखी है और टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है, 270 से बढ़ाकर 280 कर दिया है। और गोल्डमैन सैक्स ने भी अपनी बाई की रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट प्राइस 266 रुपए प्रति शेयर पर दिया है। सबके अलावा अदानी पावर पे भी 2 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है। मैक्वायरी ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, लक्ष्य 23 रुपए प्रति शेयर का। और डुइश बैंक ने होल्ड की रेटिंग बरकरार रखी है, लक्ष्य 31 रुपीज प्रति शेयर का, यानी कि मौजूदा स्तर से करीब 15% का अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और इन सबके अलावा अपोलो टायर्स पर भी एक रिपोर्ट आई है डुइश बैंक की तरफ से, नतीजे काफी अच्छे हैं, स्ट्रीट को काफी सरप्राइज देखने को मिला है और निवेश की सलाह बरकरार रखी है, लक्ष्य 200 रुपए प्रति शेयर का दिया है। ओके, चलिए, तो ये रहा इन कंपनियों पर आती हुई। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो अडानी पोर्ट्स ये वो ऐसा स्टॉक है जो आज फोकस में रहेगा। कल नतीजे आए थे और नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे हैं जो इंटर ग्रुप लोन देने का सिलसिला इन्होंने बरकरार रखा था, जिसको लेकर कुछ एनालिस्ट चिंता में आ गए थे, वो अब इंटर ग्रुप लोन्स को वो वापस ठीक कर रहे हैं और इसीलिए 305 का सबसे एग्रेसिव टारगेट मैं देख रहा हूं सीएलएसए की तरफ से आता हुआ। विजय, ट्रैक करते हैं आप इसे और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं हमेशा से मानता हूं जब इकोनॉमिक रिवाइवल्स होते हैं तो जितनी भी शिपिंग रिलेटेड, पोर्ट्स रिलेटेड कंपनीज हैं उनमें कुछ तेजी देखने को मिलती है और ये आशा करी जा सकती है कि आने वाली 1-2 सालों में और रादर 5 सालों में काफी अच्छा बिजनेस होना चाहिए एज फार एज एक्सपोर्ट्स आर रिलेटेड। जहां तक अदानी पोर्ट्स की हम बात करते हैं तो काफी सबड्यूड रहा है स्टॉक, कोई बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मर नहीं रहा और कई बार ऐसा होता है कि अच्छी कंपनियां कंसोलिडेट करती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मुझे लगता है कि स्टॉक तैयार है बढ़ने के लिए। संभवतः आपको 280-290 के स्तर पर जाता दिखे और मैंने सुना कि 305 का टारगेट भी दिया जा रहा है, तो होपफुली हम इसमें एक्शन देख सकते हैं और आई एम श्योर कि आने वाले तिमाहियों में कुछ रिजल्ट्स भी अच्छे पोस्ट करेगी कंपनी, जिससे फर्दर कॉन्फिडेंस पोस्टर होगा। ओके, तो ये है राय अदानी पोर्ट पर। चार्ट पर कितना मजबूत है बताएं वागले साहब, कितना ऊपर जाएगा? 3 से 4% का मेरा व्यू है जो अगले 2 या 3 दिन में जा सकता है। उससे ऊपर मेरा व्यू मुझे नहीं लगता है, वहां पे काफी रेजिस्टेंस होगा, वहां पे बिकवाली हो सकती है, तो शॉर्ट टर्म ही व्यू ले। ओके, चलिए, ये बात तो अडानी पोर्ट्स पर ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आती हुई, तो आज शेयर में देखना होगा किस तरह का एक्शन बनेगा। लेकिन एक पैक जो कमजोर रह सकता है वो है दरअसल पीएसयू बैंकों का पैक। कल हमने देखा जबरदस्त तेजी देखने को मिली, लेकिन बाजार बंद होने के बाद जो नतीजे आए, खासतौर पर 3 नतीजे, यूको बैंक, आईओबी, यूनाइटेड बैंक, एनपीएस देखिए क्या जबरदस्त तरीके से बढ़ रहे हैं। और आईओबी में तो देखिए एनपीएस जो है वो 17.5% से बढ़कर 20.48% के हो गए हैं। अब तक के इतिहास के बैंकों के सबसे बड़े एनपीए इस इकलौते बैंक ने पेश किए हैं। आपका टारगेट मुझे याद है 10 रुपए के नीचे का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम पे था। अच्छा, पिछली बार नए नए रिकॉर्ड ये लोग तोड़ रहे हैं। पिछली बार 17% का हाईएस्ट, जो पहली बार 17% के ज्यादा किसी ने दिखाया तो वो आईओबी था और इस बार इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया इस तिमाही में। तो एनएससी थोड़ी को पता चल गया था, लगता है कि ये बड़े खराब नतीजे हैं, एफएनओ में नहीं रखा जाना चाहिए इसको। हमें याद है एनएससी ने यूको और आईओबी को पिछली सीरीज से ही बाहर कर दिया था, एफएनओ में अब इसको शॉर्ट तो कर नहीं सकते, लेकिन बहुत कमजोर नतीजे पेश किए हैं इन पीएसयू बैंक ने। और आप कुछ देर पहले कह रहे थे यूनियन और आंध्रा के भी नंबर्स काफी कमजोर थे। ये बताइए तो फिर विजय जी अब क्या करना चाहिए? एसबीआई सामने है, इस शुक्रवार को एसबीआई के नतीजे आने वाले हैं, लोग थोड़ा डरेंगे, अब पता नहीं ये कैसे नंबर्स पेश करे। पीएसयू बैंक्स पर क्या एसबीआई के नतीजे आने तक कोई नई पोजीशन तेजी की साइड नहीं बनानी चाहिए? ये क्या सही रणनीति होगी? और इन बैंकों के ऊपर आपका क्या व्यू है? देखिए, मुझे लगता है कि होड़ मची हुई है एनपीएस डिक्लेयर करने की। 20% एनपीए मेरे हिसाब से क्रिमिनल है और मुझे नहीं पता कि किस प्रकार के कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हैं, क्या बैलेंस चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। दिस इज रियली शेमफुल आई वुड से फॉर दीज बैंक्स। मगर मैं फिर भी कहूंगा कि अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखें तो भी कहीं ना कहीं वैल्यू नजर आती है पीएसयू बैंक में, मगर एक करेक्शन लाजमी है। हमने बजट के दिन से लेके अभी तक अच्छा खासा रनअप देखा है काफी बैंक्स में। तो मैं रिकमेंड जो करूंगा करेक्शन में लेने के लिए वो एसबीआई, कैनरा, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भी टॉप रैंक बैंक्स हैं उनमें हम बाइंग करके चल सकते हैं। मगर छोटे मझोले बैंकों में मैं कहूंगा हो सकता है कि करेक्शन हो और फर्दर यहां से डाउन साइड देखने को मिलेगा। मगर अगर सरकारी बैंक्स खरीदने हो तो मैं कहूंगा टॉप रैंक जो भी 5-7 बैंक्स हैं उसके अंदर ही निवेश किया जाए और वो भी गिरावट में। यानी पहली बात तो है कि ये शेयर गिरे तब खरीदें और दूसरी बात खरीदने तक टॉप के बैंक। टॉप में कौन हो गया?
SBI, BOB, PNB। इसके बाहर देखने की फिलहाल जरूरत नहीं, ये कह रहे चोपड़ा साहब। JNK बैंक ये एक इम्पोर्टेंट बैंक है और यहाँ पर खरीदारी करने की राय वागले साहब ने आज दी है। एक बार उनसे पूछें कि चार्ट्स पर कैसा लग रहा है। काफी अच्छी तेजी दिखा भी रहा है। ये एक जम्मू और कश्मीर राज्य का ओन्ड बैंक है। अब देखिए कल के सत्र में भी सेकंड हाफ में 5.5% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली है। जब बैंक्स चल रहे थे तो ये भी पार्टिसिपेट कर रहा था। JNK में क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं आगे आने वाले दिनों में? हेमंत, अगले 3 या 4 दिनों में मेरा 82 का टारगेट है। और कल जिस तरह से निकल रहा है ब्रेकआउट देने की तैयारी में, मुझे लगता है ले लेना चाहिए। 70 का स्टॉप लॉस होगा तो एक 10 से 12% की अपसाइड में देख रहा हूं अगले 2 या 3 दिनों में। अच्छा, एक बात और बता दूं, जम्मू कश्मीर में जो अभी सरकार है बीजेपी की और ये PDP की साथ में मिलकर, इस सरकार में वित्त मंत्री है हसीब द्राबू। पहले ये इस बैंक के चेयरमैन हुआ करते थे और जो जम्मू कश्मीर बैंक में इतनी जो जबरदस्त ग्रोथ हुई है पिछले कुछ सालों में, लिस्टिंग के बाद से जो हमने देखा है, उनके चेयरमैन बनने के बाद हुई। तो ये फैक्ट है इंटरेस्टिंग, मैंने कहा इसके साथ जुड़ा हुआ है तो बता दें। तो कुछ बड़े HNIs वाली बात भी बताइए। हाँ, लगे हाथ तो उन्होंने भी काफी खरीदारी की स्टॉक में। तो ये एक इंटरेस्टिंग बैंक हो सकता है, नजर रखनी चाहिए। क्योंकि एक्चुअली जहां आप क्वालिटी ढूंढ रहे हैं तो इस वक्त PSU बैंक्स में, सरकारी बैंक्स में या सेमी सरकारी बैंक में आप कह सकते हैं अच्छे स्टॉक ढूंढना मुश्किल काम है। JNK बैंक टेक्निकली मजबूत दिख रहा है। तो देखिए कल किस तरह से सेकंड हाफ में एक अच्छी तेजी बनती है। लेकिन मुझे पता नहीं, रिजल्ट शायद अभी तक तो आए नहीं है। देखना होगा आगे रिजल्ट किस तरह के आते हैं। चलिए अब विवेक गुप्ता साहब से भी बात करते हैं। और गुप्ता साहब ने कुछ स्टॉक चुने। अरे ये टाटा पावर तो आज क्या बात है, विजय चोपड़ा जी ने भी कहा है और टाटा पावर विवेक गुप्ता जी भी कह रहे हैं खरीदिए। तो टाटा पावर पर काफी बुलिश है पिछले 2 दिन। एक बार एक काम करते हैं, टाटा पावर का 7 दिन का चार्ट देखते हैं, क्योंकि कल तो बढ़ा है 3.5%। परसों भी जहां तक मेरा ख्याल है 4% के आसपास बढ़ा था। तो 2 दिन में 7-8% तो ये चला है टाटा पावर का स्टॉक। देखिए हाँ, 7 दिनों में 4.5% का उछाल ये दिखा रहा है कम्युनिटीली। तो ऐसे में टाटा पावर पहला स्टॉक है जहां पर हमारा एक्सपर्ट बुलिश है। लेकिन शॉर्ट करने के लिए आज से एक स्टॉक चुना है विवेक ने और वो है मैक्लियोड रसल। क्या वजह आप इसे शॉर्ट करना चाहते हैं और क्या टारगेट्स हैं आपके, विवेक बताइए। मॉर्निंग अनिल जी, 195 के नीचे काफी अच्छा ब्रेकडाउन हुआ था और ओवरऑल एक टेक्निकली काफी वीक पैटर्न बना रहा है। जो हमने लास्ट लेग देखा था उसमें 210 से करेक्शन शुरू हुआ था, उसके बाद एक करेक्टिव रैली आई और कल फिर से उस एक पैटर्न का इसने ब्रेकआउट कंफर्मेशन दिया है डाउन साइड में। तो मुझे लगता है इसमें शॉर्ट ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। 183 से लेकर 180 तक का इसमें फॉल आ सकता है। ऊपर में अगर यहां से 188 से लेकर 188.50 की रेंज मिलती है तो राइज पे शॉर्ट करें 191.50 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये राय है इस वक्त मैक्लियोड रसल पे उछाल में करें बिग वाली। 183 का होगा आपका टारगेट, 191.60 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट करने की राय। लेकिन अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते तो एक बेहतरीन रणनीति है ऑप्शंस की विवेक गुप्ता के पास। कौन सा है वो स्टॉक, कौन सा है ऑप्शन और क्या करें ट्रेड, ये तो बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुणे से, किरण यादव, प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट्स के। उनकी भी लेंगे बेहतरीन पिक्स इस ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं इस वक्त, संदीप वागले साहब और विवेक गुप्ता जी, विजय चोपड़ा साहब, और अब जुड़ चुके हैं किरण यादव भी। किरण से पिक ले लेंगे, उससे पहले एक ऑप्शंस की रणनीति ले लूं मैं विवेक से। विवेक बताइए कौन सा ऑप्शन ट्रेड करेंगे आज आप? ONGC का ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया है क्योंकि ONGC ने अपने डेली चार्ट्स में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन से ब्रेकआउट दिया था। लास्ट लेग में हमने देखा 241 तक की इसकी रैली आई थी, फिर से एक करेक्टिव रैली आई और इसने उसी सिमेट्रिकल ट्रायंगल के फॉर्मेशन से के ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया है। मुझे लगता है ओवरऑल अब एक अच्छी रैली ONGC में आ सकती है और 250 तक का मूव आ सकता है। 230 का ऑप्शन फिलहाल 5 रुपए पे अवेलेबल है, मुझे लगता है ये बाई करना चाहिए। एक्सपायरी तक होल्ड करें तो 15 रुपए तक का मेरा इसमें टारगेट रहेगा। ओके, चलिए तो ये रहा ONGC पर। विजय चोपड़ा जी हमारे साथ हैं। एक स्टॉक और उन्होंने कहा है जो खरीदना चाहिए, उस पर राय लेना चाहूंगा और वो है भारत फोर्ज। सर बताइए क्यों पसंद है आपको और यहाँ पर कितनी तेजी बन सकती है?
भारत फोर्ज में एक मेजर करेक्शन देखने को मिला हेमंत, और मुझे लगता है कि द पोस्ट द करेक्शन एंड कंसोलिडेशन तो मैं नहीं कहूंगा, करेक्शन के बाद एक अपमूव देखने को मिला है स्टॉक में, और कल 823 के लेवल पे स्टॉक करीब बंद हुआ था। मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन के पर्सपेक्टिव से इसमें खरीदारी की जा सकती है, और 840 से 850 तक का टारगेट मैं स्टॉक का दूंगा। तो इसमें एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, और हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, एक बार 850 860 टच करता है तो मुझे लगता है कि इस तेजी को इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें बाइंग की जा सकती है। ओके, तो भारत फोर्ज में अच्छी करेक्शन के बाद खरीदारी का मौका है। शुक्रिया चोपड़ा साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और CNBC आवाज के साथ जुड़ने के लिए। किरण जाधव को शामिल करते हैं, और किरण ने खरीदारी के लिए आज से स्टॉक्स चुने, और सबसे ऊपर उनकी लिस्ट में देख रहा हूं मैं जी एंटरटेनमेंट। बताइए किरण। मॉर्निंग अनिल जी। जी एंटरटेनमेंट में कल एक सेकेंड हाफ में बहुत अच्छी खरीदारी देखने को मिली, और बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक ऊपर जाते हुए देख रहा हूँ। 503 से 505 का एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, वो भी तोड़ चुका है, और एक ऑल टाइम हाई के करीब ये स्टॉक चल रहा है। तो मेरा मानना है कि इधर बहुत अच्छी मोमेंटम देखने को मिल जानी चाहिए। 503 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और टारगेट्स के लिए 524 अगले 2 ट्रेडिंग सेशन में आज या कल तक आपको देखने को मिल जाने चाहिए। तो मीडिया कंपनीज एंटरटेनमेंट पर बुलिश है हमारे एक्सपर्ट संदीप वागले जी का। एक पिक आखिरी है, वो रह गया है। एक्साइड पर तो बुलिश थे ही, कल तेजी की पोजीशंस एक्साइड के अलावा जैन इरिगेशन में भी बनती हुई नजर आई। ये भी क्या आपका BTST कॉल था या आज फ्रेश खरीदारी की राय? किरण ने भी चुना है आज खरीदारी करने के लिए। दोनों टेक्निकल एक्सपर्ट एक साथ जैन इरिगेशन पर बुलिश हो रहे हैं। बारिश हो रहा है ना बॉम्बे और पुणे में दोनों। नहीं, जैन इरिगेशन इसका बेसिकली वीकली पैटर्न काफी अच्छा है, और कुछ दिनों से ये साइडवेज चल रहा है और फेल हो रहा है, लेकिन अभी जो कल जो ब्रेकआउट आया है मुझे लगता है ये चलना चाहिए। तो 2 या 3 दिन के व्यू से मैं 84 के टारगेट के लिए रिकमेंड करूंगा, और मेरा स्टॉप लॉस होगा 75। 75 के स्टॉप लॉस के लिए यहां पर तेजी कर सकते हैं। किरण की भी ओपिनियन आपके सामने ही है। 86 रुपए के लक्ष्य के लिए आप ट्रेड करें। तेजी का जैन इरिगेशन में 75 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन किरण ने एक और स्टॉक कैश मार्केट का चुना, ITD सीमेंटेशन। किरण, क्या कुछ दिख रहा है इस स्टॉक में? रिकमेंडेशन आई है आपकी? कैश मार्केट में ये ITD सीमेंटेशन एक रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा था पिछले करीबन पूरे जून महीने में, और ये रेंज टूट गई है कल। 154 का ये रेंज ब्रेकआउट है, और मेरा मानना है कि इधर से अपसाइड बहुत अच्छा बनता है, और वैसे भी सीमेंट के सारे स्टॉक्स अच्छे ही दिखते हैं। और 154 के स्टॉप लॉस के साथ अगर लॉन्ग पोजीशन किए जाए तो 166 के टारगेट आपको देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, चलिए, तो ये रहा है ITD सीमेंटेशन पर। तो किरण की 3 टॉप पिक्स जो हैं वो जैन इरिगेशन, जी एंटरटेनमेंट, ITD सीमेंटेशन है। यहां पर रखिए नजर। संदीप वागले को पसंद है एक्साइड, जैन इरिगेशन भी, और JNK बैंक भी। ल्यूपिन में बिकवाली करने की राय उनकी तरफ से निकल कर आ रही है। हमारे साथ ब्रेक के बाद अमरीश बलिगा फंडामेंटल एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे। कुछ और ऐसी कंपनियां हैं जिनमें खबरें आई हैं, नतीजे आए हैं, उन सब पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। M&M के नतीजे कैसे रह सकते हैं, इस पर भी बात, ये सब ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन, और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे स्टूडियो में संदीप वागले जी हैं, हमारे साथ विवेक गुप्ता हमारे एक्सपर्ट बने हुए हैं, साथ ही किरण जाधव भी हैं। कुछ ही देर में अमरीश बलिगा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन राय लेना चाहता हूं मैं M&M पर। इसके नतीजे आ जाने वाले हैं। चार्ट्स देखकर कोई संकेत मिल रहे हैं क्या, किस तरह की पोजीशंस बन रही हैं? किरण, M&M को नतीजों से पहले किस तरह से आप अप्रोच करेंगे? आज ट्रैक्टर्स की बिक्री को लेकर काफी सारे लोग उत्साहित हैं, एक्सपेक्टेशंस बन रही थी कि ट्रैक्टर सेल्स शायद अच्छी रही होगी। चार्ट पर कुछ पोजीशंस बनती हुई दिख रही हैं क्या? हेमंत जी, बहुत स्ट्रांग चार्ट पैटर्न है, और अगर देखते हैं तो एक कंसोलिडेशन का जो लोअर साइड था वो करीबन 1450 के करीब है। जब तक 1450 के ऊपर है तब तक मैं बुलिश रहूंगा। कल को जो पहले सत्र में हमने बिक्री देखी, बिल्कुल वॉल्यूम्स नहीं थे, सिर्फ ये स्टॉक नीचे आया मार्केट के साथ,
और मेरा मानना है कि इधर बिकवाली हुई नहीं है, वॉल्यूम भी बहुत कम थे। तो जैसे ये स्टॉक ऊपर चलता है वॉल्यूम बहुत अच्छे होते हैं, यानी डिमांड ओवर पावरिंग सप्लाई है, और मेरा मानना है कि इजीली 1500 के ऊपर जाएगा। पर 1500 के ऊपर अगर कंसिस्टेंटली रहता है तो 1550, 1560 के टारगेट्स अगले सप्ताह तक आपको देखने को मिल जाने चाहिए। तो बेहतरीन प्राइस पैटर्न है, मोमेंटम के लिए रखना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट करीबन 1380 के करीब आया था, जिसका टारगेट 1880 से 1900 तक है, जो कि अगले 6-8 महीने में आ जाना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अच्छा है और मोमेंटम के हिसाब से भी अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छा, मोमेंटम के हिसाब से अच्छा, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग था। फर्स्ट हाफ में मजबूत था, सेकंड हाफ में अचानक से मार पड़ी और उसके बाद, और काफी लोग ये बोल भी रहे हैं हेमंत कि इस बार थोड़े से एमएनएम के नतीजों को समझना मुश्किल पड़ेगा। कंसोलिडेटेड नंबर्स वो एमवीएमएल के मिक्स होकर आएंगे, तो हमारी राय यही होगी ट्रेडर्स को कि नतीजों पर अचानक से रिएक्शन न दे, आराम से समझे, देखें, क्योंकि नंबर्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं एमएनएम के, तो थोड़ी सावधानी रखें और गाइडेंस करने में तो और ज्यादा सावधानी। ट्रैक्टर वाला जो गाइडेंस ट्रैक्टर का FY17 का गाइडेंस वो किस तरह का देते हैं, मार्जिन्स क्या पेश करते हैं। एक्सपेक्टेशन ये है कि 12.6% के मार्जिन्स इनके हो सकते हैं, लेकिन सब लोग जो इस शेयर को खरीद रहे हैं वो ट्रैक्टर्स की बिक्री के दमदार आंकड़ों के आउटलुक पर खरीद रहे हैं। तो वैसे सही बात है, नतीजों के ऊपर तेज रिएक्शन देने के लिए जाना जाता है नतीजों के दिन, तो इस पर नजर होगी। लेकिन एक और स्टॉक जिस पर नजर होगी जो कंट्रोवर्सीज में काफी समय से रहा था, वो है मदरसन सुम्मी का। इसके चार्ट देखकर बताइए, इसके नतीजे भी आ जाने वाले हैं। ऑटो एंसिलरी कंपनी है, यूरोप को लेकर थोड़े से कंसर्न्स थे, लेकिन समझ में आ रहा है शायद ठीक ठाक नंबर्स आ सकते हैं। कल हमने देखा था बाजार की दिशा जो कमजोरी की तरफ थी, ये शेयर देखिए सेकंड हाफ में मजबूत होता हुआ नजर आया। मदरसन सुम्मी कोई ट्रेड लेना चाहेंगे, अवॉइड करेंगे, नतीजों को एक बार देखना चाहेंगे? हेमंत, मैं अवॉइड इसके लिए करूंगा क्योंकि पिछले 3 या 4 हफ्ते से काफी बड़ा है, ऐसा नहीं कि पैटर्न खराब है। तो शायद रिजल्ट आएगा, अच्छा भी होगा तो एक्सपेक्टेशन के मीट नहीं होगा तो गिर सकता है, तो बेटर अवॉइड। 30% के आसपास मुनाफे का एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है, अच्छे नंबर्स की अपेक्षा की जा रही है। बहरहाल अवॉइड करना चाहिए, देख लेना चाहिए नंबर्स कैसे आते हैं और उसके बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए। तो ये 2 इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो आ जाने वाले। आईबुल रियल तीसरा, जिस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद, लेकिन बहुत कुछ बात करनी है, क्योंकि शुरुआत करेंगे हम प्री ओपनिंग सेशन की। एसजीएक्स निफ्टी धीमे धीमे मजबूत होता दिख रहा है, एशियाई बाजार फिट है एकदम, आराम से आधा % ऊपर ट्रेड करते दिख रहे हैं। खासतौर से शंघाई के बाजार, हांगकांग के बाजार मजबूत है। रुपए की भी शुरुआत करेंगे, देखेंगे करेंसी मार्केट में क्या कुछ एक्शन होता हुआ है, और साथ ही बताएंगे आपको स्टॉक 2020 का अपडेट, यानी कि वो 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज जो आज जानना चाहते हैं आप। और इसके अलावा बाजार का भरपूर एक्शन और शुरुआती 20-25 मिनटों का पूरा एक्शन बड़े ट्रेड्स के दम पर और पोजीशंस के दम पर, स्टॉक्स के एक्शन के दम पर, तुरंत एक्शन, तुरंत ट्रेड्स आपके लिए इस ब्रेक के बाद पहला सौदा में।